नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम के नाम तक रार के बीच तेजस्वी यादव ने किया पक्की नौकरी का वादा। बीजेपी ने किया कटाक्ष, कहा कि महागठबंधन में कोई मिशन नहीं, केवल कंफ्यूजन। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। छठ के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम में जुटे। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। भीड़ पर निगरानी के लिए वॉर रूम एक्टिव। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के कारण मनाली और लाहौल स्पीति में बड़ी ठंड। अगले 3 दिन में हिमपात का अलर्ट। कई दक्षिणी राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। और कीव में रूस की ओर से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला। 2 लोगों की मौत, कई घर जले। ट्रंप पुतिन की बुडापेस्ट में होने वाली बैठक स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग आज से 23 अक्टूबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में होगा। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी और इसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये सम्मेलन चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान जीविका दीदियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब तक जीविका दीदियों का शोषण और अन्याय हुआ है, लेकिन हमारी सरकार बनते ही ये स्थिति बदलेगी। तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मनोज पांडे ने कहा है कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि जो जेएमएम की पीड़ा थी वह कायम है। हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पीड़ा थी वो तो हमारे माननीय मंत्री ने भी बयां किया, तमाम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो जो भावनाएं हैं कहीं न कहीं वो आहत हुई हैं और जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया, कई एक ऐसे मौके आए, वो दिल देखने को नहीं मिला बिहार के नेताओं में। तो एक नाइंसाफी मैं बोलूंगा हम लोगों के साथ। और बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में चल रही फ्रेंडली फाइट पर अफसोस जताया है। ये तो शुरू से लग रहा है कि इसको करना ही चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। आप बहुत पहले से बोल रहे हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और एक दो ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे?
क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन किया, बिहार के मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन के नाम से जान रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन ने सीट का बंटवारा और उम्मीदवार का चयन किया, बिहार की जनता और मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन और इस नाम से जान रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आपसी मतभेद और टिकट बंटवारे में जो चाल चरित्र चेहरा अपना दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जो महागठबंधन सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन बिहार का सरकार नहीं चला सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कहां है? आप अगर एकता की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है? आज इनके बहुत सारे गठबंधन जो बोल रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, चुनाव में फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार लालू काल की अराजकता को भूला नहीं है। ये सब मिल के भी लड़ेंगे तब भी हारेंगे, कंफर्म रहिए। लोकसभा में यही लोग बोलते थे, विधानसभा में यही बोलते थे। पिछले 3 चुनाव से तेजस्वी के नेतृत्व में सो कॉल्ड नेतृत्व, लालू जी नेतृत्व करता है, प्रतिनिधि हारता रहा है। उसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी लगातार 6 चुनाव हारते रही हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, एकदम चिंता मत कीजिए। बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को, लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहा है कि आपसी सामंजस्य ही मजबूत गठबंधन की पहचान है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटें के नंबर घटाए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबके सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि हम बड़ी पार्टी और बड़े स्वरूप में लड़ें। हम भी कभी 160 सीटों पे लड़ते थे। आज पार्टी को समझौता करके हमको, पिछले बार हम 110 पे लड़े, इस बार 101 पे लड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और 115 लड़ रहे थे और 101 पे लड़ रहे। तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की इच्छा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्योंकि 243 सीटों में ही बांटने थे, तो सबके साथ सबके विकास की बात है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। इसलिए सबने अपने अपनी बातों को रखा जरूर, लेकिन सबके साथ आने की बात अच्छी रही। और दिवाली का खुमार देश भर में चढ़ा हुआ है और अब छठ महापर्व भी आने वाला है और जाहिर तौर पर बिहार में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस वक्त अपने अपने घर लौटते हैं। रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं और देश भर में 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यात्री सुरक्षित और समय पर घर पहुंच सकें। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खुद रेल मंत्री इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। भारतीय रेल त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है ताकि यात्रा मांग में तेज वृद्धि को पूरा किया जा सके। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की है। त्योहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनें चलाए जाने की योजना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान समर्पित होल्डिंग एरिया के अलावा यात्रियों के लिए MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है तो जयपुर में MUTS से सीधे टिकट जारी किए जा रहे हैं। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच 5000 पैकेज्ड पेयजल बोतल बांटी गई तो तंजावुर जंक्शन पर यात्री स्वच्छ सुविधाओं के साथ वातानुकूलित विश्राम कक्षों का लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली क्षेत्र से ही प्रतिदिन औसतन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। रेल भवन और सभी जोन और मंडलों में समर्पित वार रूम बनाए गए हैं जो सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। यात्रियों ने भी इस वर्ष की बेहतर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर थीं और पूरी यात्रा सुगम और आरामदायक रही। प्रयागराज, वलसाड़, विशाखापट्टनम और संबलपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों ने भारतीय रेल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा अनारक्षित डिब्बों में भी बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन की सराहना की। आराम से अंदर आप आए, बहुत अच्छा लगा। मेरी भी फेवरेट सीट है। बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं, छठ की पूजा, वहाँ छठ मैया की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा है। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी थे। ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। देखिए पूरा प्रयास है। हाँ, RSC में आप लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए भीड़भाड़ और यात्रियों की असुविधा को दर्शाने वाली पुरानी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। रेलवे ने पिछले 5 दिनों में ऐसे 40 से अधिक भ्रामक मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो वहीं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी छठ महापर्व को लेकर रेल की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। यात्रियों से आज सुबह ही बात की हमारे संवाददाता ने। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद नहीं था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। साफ़ सुथरा छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएँ भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार धर नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएँ दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लद्दाख के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होगी और बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा लेंगे और इसमें दोनों ही संगठनों के 3-3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वे सबरीमाला पर्वतीय तीर्थ स्थल में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजन के लिए गईं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने पंपा नदी और गणपति मंदिर में प्रारंभिक अनुष्ठान किए और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू पिछले 5 दशकों में सबरीमाला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के स्वस्थ जीवन की कामना की और एक्स पर लिखा कि जन सेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वे सर्वत्र प्रशंसित हैं और उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। आपका कर्मठ व्यक्तित्व तथा राष्ट्र के निर्माण, सुरक्षा व शांति के लिए समर्पित जीवन प्रेरक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्र की सेवा, एकता और विकास के लिए आपके प्रयासों को और बलवती बनाए और आप सदैव स्वस्थ रहें एवं अपने सक्रिय नेतृत्व से भारत को उत्कर्ष पर पहुंचाएं। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गायों की सेवा करते हैं और साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं मथुरा और वृंदावन में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वह समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें।
गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा की शुरुआत गौ पूजन से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भी गोवर्धन पूजा की बधाई दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंश का विशेष महत्व है और गोवर्धन पूजा इसी परंपरा का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। मनाली में रोहतांग टनल और लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुडुचेरी और कराईकल में तो आज स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का ये सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का ये 4था संस्करण पर्थ में चल रहा है और इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी करना है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 13 अक्टूबर से चल रहे ये सैन्य अभ्यास 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 120 जवानों और अधिकारियों की टुकड़ियां भाग ले रही हैं, जिसका नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अनुकरण भी शामिल है, जिसे इस समय दुनिया में चल रहे हालातों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों को अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को साझा करने का भी अवसर मिला है, जिससे मित्रता और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। भारत ने जम्मू कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के ज्यादातर हिस्से को स्मार्ट फेंसिंग में तब्दील कर दिया है। हमारी वरिष्ठ संवाददाता नन्दिता डागर ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा स्थित नियंत्रण रेखा पर इस स्मार्ट फेंसिंग का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में दे फैक्टो बॉर्डर है, उस पर ये है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, या जिसे आम भाषा में बॉर्डर फेंस कहते हैं। ये दे फैक्टो बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान में 740 किलोमीटर तक का है, उसकी 3 लेयर्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स इसको जो बड़े ही चौकस हैं अपने हथियारों के साथ, यहाँ पे इस फेंस का इसको डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेशन पेट्रोल कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही ख़ास फेंस है, क्योंकि 740 किलोमीटर का जो LOC है, उसमें से ज़्यादातर LOC के अंदर ये AIOS या फेंसिंग लगी हुई है, और 3 लेयर की फेंस है, जिसमें कॉन्सर्टीना का तार और बार्ब्ड वायर भी हैं। और अब इस फेंस को कैसे हमारी फ़ौज अपग्रेड कर रही है, हमारी थल सेना क्या कर रही है कि इन फेंस को स्मार्ट फेंसेस बना रही है। ज़्यादातर फेंस जो है उसके 740 किलोमीटर से बहुत अधिकतर हिस्सा स्मार्ट फेंस बन चुका है और कुछ हिस्सा बाकी है। स्मार्ट फेंस का मतलब है कि इस फेंस पर जो इसमें बार्ब्ड वायर है, कॉन्सर्टीना तार है, इसमें एकूस्टिक, थर्मल, इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं और इसके अंदर AI की भी मदद ली जा रही है। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ
यहाँ के चौकस ट्रूप्स या चौकस फौजी ही नहीं पहचानेंगे, बल्कि इस AIOS या स्मार्ट फेंस की मदद से पता चल जाएगा कि कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवादी, और AI की मदद से एक स्नाइपर होगा जो जैसे ही ट्रिगर मिलेगा उस पर फायरिंग करेगा। तो हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनकी सुरक्षा में इजाफा होगा। यहाँ नौशेरा सेक्टर में भी एक बटालियन की जो ये फॉरवर्ड पोस्ट है वो भी उन कई पोस्ट की तरह हैं जो LOC पे ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग यानी तोपों की शेलिंग और स्मॉल आर्म्स छोटी आर्म्स की फायरिंग के नीचे आई। लेकिन हमारी थल सेना की फौजों ने उसका माकूल जवाब दिया, और जैसे कि हमें बाद में पता चला करीब 100 पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC के ऑपोजिट यहाँ पे एलिमिनेट किए गए, और पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट भी एलिमिनेट किए गए। यानी कि जो यहाँ पे इस LOC की फेंस के ऑपोजिट काला सोनागुड़ा वैली है, समानी वैली है, वहाँ पर पाकिस्तान को भारी भारी नुकसान हुआ। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो यूक्रेन में रात भर रूस द्वारा ऊर्जा संयंत्रों पर किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और कीव में कई घर जल गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी, तो वहीं मॉस्को की ओर से संघर्ष विराम को अस्वीकार करने के बाद रूस और अमेरिका के नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। खेल की खबरों की बात करें, महिला विश्व कप 2025 में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और इसे जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगी, और दोनों ही टीमें अब तक अजेय रही हैं। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है और अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।